हेलो दोस्तों, टेक गीक्स और कोडिंग वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसको लेकर कई सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो आज हम बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, और ख़ासकर कि इसमें हम लोग वेब फ्रंट एंड को लेकर आगे चलेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वेब डेवलपमेंट में जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है वो सारी चीज़ों अ, उस एक टॉपिक के अंदर कौन कौन सी दूसरी चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, उसके अंदर आती हैं। और आजकल जब हम देखते हैं तो कई बार हम फ्रंट एंड को लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया तो हमें फ्रंट एंड आ गया। या फिर अभी जो कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क चल रहे हैं जैसे कि रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, उनको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हाँ, बस फ्रंट एंड इतना सही है। बट हम बात करेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर और कौन-सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इस चैनल में हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की। नॉलेज और स्किल के साथ इम्पोर्टेंट है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर और कौन-सी दूसरी चीज़ें आती हैं और वो और कौन-सी दूसरी चीज़ों से कनेक्ट होता है। और इसका जो अगला स्लाइड मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, क्योंकि आज जब हम कई बार बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर से तो वो लोग कहते हैं कि मैं रिएक्ट के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं एंगुलर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और जब बात आती है एक फ्रेमवर्क को चेंज करने की, स्विच करने की, हो सकता है कि इस नए प्रोजेक्ट में उन्हें कोई सी दूसरे फ्रेमवर्क में वर्क करना है, किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में वर्क करना है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा चैलेंज लगता है कि ये बहुत ही कठिन काम है हमारे लिए। लेकिन हम बात करेंगे कि द इवैल्यूएशन ऑफ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, क्योंकि जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, 10 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ये रिएक्ट और एंगुलर बहुत ही बिगिनिंग फेज़ में थे, और जिस तरीके से आज फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट और एडवांस है, ये ऐसा नहीं हुआ करता था। और इससे हमें कहीं न कहीं ये हेल्प मिलेगी कि हम इन जो भी फ्रेमवर्क को स्विच करने में जो हमें स्ट्रगल्स आते हैं, हम उनको कैसे करके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस रियलिटी को कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके लिए जो मैंने एक मीडियम का आर्टिकल उठाया है, और ये आर्टिकल काफ़ी मुझे रेलेवेंट लगा। और इस आर्टिकल में हम देखते हैं कि द इवैल्यूएशन ऑफ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फ्रॉम वनीला जावास्क्रिप्ट टू मॉडर्न कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाकई में एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ही है, क्योंकि ब्राउज़र अभी भी एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को ही अंडरस्टैंड करता है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट एंड में जो भी डेवलपमेंट करना होता था उसके लिए जेक्वेरी करके जो लाइब्रेरी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और जैसा हम देखते हैं कि ये 2000 के आसपास इंट्रोड्यूस हुई थी, और इससे डोम मैनिपुलेशन बहुत इजी हो गया था। डोम मैनिपुलेशन मीनिंग जो आपका एचटीएमएल का पेज होता है और टैग्स होते हैं, उनको आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। और ये इस वजह से काफ़ी पॉपुलर हुई थी, और इसका सिंटैक्स भी बहुत ही ईज़ी था, और काफ़ी रेलेवेंट था कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये हुआ, और बाद में चल के इसमें एसजेएक्स वगैरह ऐड हो गए, जहाँ पर आप एपीआई वगैरह भी कॉल कर सकते हो। तो ये काफ़ी बहुत टाइम तक अभी भी हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे चल रहे हैं, अ, वो अभी भी jQuery यूज़ करते हैं, जो जो प्रॉपर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद फिर चीज़ें थोड़ा-सा अपडेट होती गई, कुछ और डॉम मैनिपुलेशन को ही लेकर कुछ और भी फ्रेमवर्क आते गए। और बैकबोन जेएस 2010, ये एंगुलर से जस्ट पहले का टाइम था, रिएक्ट वगैरह से जस्ट पहले का टाइम था जब ये सारी चीज़ें आई, और ख़ास करके इन्होंने पहली बार सिंगल पेज एप्लीकेशन एसपीए
से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दिए, और जो इनके आर्किटेक्चर थे वो मॉडल व्यू कलेक्शन से काफ़ी सिमिलर थे बैक एंड के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैक एंड में मॉडल व्यू कंट्रोलर वन ऑफ द पॉपुलर आर्किटेक्चर और पैटर्न फॉलो होता है किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट उस पे बेस्ड थे, और धीरे धीरे सेम यही मॉडल व्यू कंट्रोलर के बेसिस पे गूगल ने एंगुलर जेएस को लॉन्च किया, और ये बैकबोन जेएस के बहुत ही सिमिलर था एक तरीके से हम देख सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें नई आई थी, टू वे बाइंडिंग और ये सारी चीज़ें नई आई थी, और ये हाँ, ये जो पॉपुलर मॉडल था मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर ही फुल तरीके से वर्क करता था। बट चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुई। हम देखते हैं 2011 में एम्बर जीएस आया, और थोड़ा सा जो ये वाला कॉन्सेप्ट भी प्रोग्रामिंग में या बड़े प्रोजेक्ट में काफ़ी यूज होता है, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। रूबी ऑन रेल्स भी इस पे बेस्ड है, मीनिंग वो आपको एक प्री डिफाइन प्रोजेक्ट का सेटअप देंगे, और उस सेटअप में जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस होती हैं वो प्री बिल्ट गाइडलाइंस के ऊपर वो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली रन हो रही होती हैं, या वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होगा। तो ये एंगुलर से थोड़ा बेटर था, बट उसके बाद फिर एक रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे कि 2013 में हम देखते हैं कि फेसबुक की टीम ने रिएक्ट जेएस इंट्रोड्यूस किया। शुरू में रिएक्ट जेएस क्रिटिसाइज हुआ, क्योंकि अभी तक जो भी जावास्क्रिप्ट का डॉम या जो भी प्रोग्रामिंग होती थी वो एचटीएमएल डायरेक्ट रेंडर होती थी, बट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल रेंडर हो रही थी, जो कि स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था। बट धीरे धीरे डेवलपर्स की कम्युनिटी ने उसको अडॉप्ट किया, और ये वन ऑफ द पॉपुलर फ्रेमवर्क बन गया। और उसी के साथ में चलते हुए Vue.js भी इमर्ज हुआ 2014 में। और अगर इसकी डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं तो Vue.js ने एंगुलर और रिएक्ट की जो कोर चीज़ें थी, जो उनकी स्मूथ चीज़ें थी, उनको उठा के एक साथ कंबाइन किया, और Vue.js भी वन ऑफ द सक्सेसफुल अभी तक का फ्रेमवर्क हुआ है अलॉन्ग विद रिएक्ट और एंगुलर के। तो ये सारी चीज़ें हुई, और देखते हैं कि एंगुलर बहुत पीछे रह गया था इस रेस में, तो एंगुलर ने फिर अपने आप को रिवैम्प किया और एंगुलर 2 प्लस आया। तो हम उससे देखते हैं कि इस तरीके से 2016 में एंगुलर काफ़ी बेटर फॉर्म में आया। एनजी इफ वगैरह चीज़ें न्यू डायरेक्टिव्स आए, तो इनसे एंगुलर काफ़ी इम्प्रूव हो गया। बट हम देखते हैं कि चीज़ें कितनी फास्ट चेंज होती गई, एक के बाद एक फ्रेमवर्क, उनकी स्ट्रेटजी, एचटीएमएल रेंडरिंग की स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट को मैनेज करने की स्ट्रेटजी, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट चेंज हुई। और अभी जो हम देखते हैं तो नया जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो वेब कंपोनेंट चल रहा है। हम देखते हैं कि लास्ट पहले जो एमवीसी आर्किटेक्चर था, लेकिन जब रिएक्ट और व्यू जैसी चीज़ें आई तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर आया, जहाँ हर एक यूआई का हर एक पार्ट, लाइक एक बटन है या एक नैप बार है, वो एक कंपोनेंट की फॉर्म में डिवाइड होगा। सेम उसी तरीके से देखते हैं तो वेब कंपोनेंट भी है, और इसमें जैसे आर्टिकल्स में लिखा गया है कि ये कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है, बट एक जैसे एक एमवीसी पैटर्न होता है उसी तरीके से वेब कंपोनेंट भी एक प्रोग्रामिंग का पैटर्न है फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए। और तो अगर हम इसमें डीप में जाते हैं तो जैसा हम देख रहे थे ना कि अभी लोग किसी एक फ्रेमवर्क को लेकर बहुत ज़्यादा उससे अटैच्ड हो जाते हैं, और वो एक नया फ्रेमवर्क सोचने भर के लिए उनको बहुत कठिन लगता है कि हम कैसे स्विच कर पाएंगे एक नए फ्रेमवर्क के लिए। बट इम्पोर्टेंट, हाँ वाकई में फ्रेमवर्क इम्पोर्टेंट है। जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी बोला जाता है कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में बेस्ट नहीं है, और वो फॉरएवर नहीं है। आपको नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट वो अडॉप्ट करनी होंगी। लेकिन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब कोर देखते हैं तो उनमें जो लॉजिक बिल्डिंग होती है वो ऑलमोस्ट सब में सेम है। उनके सिंटैक्स, उनके कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ
उनके जो पैटर्न होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट रेस्ट ऑफ द जो उनका कोर लॉजिक बिल्डिंग पार्ट होता है वो नॉर्मली सेम होता है, जैसे कि इफ एल्स, फोर लूप्स, नॉट फोर लूप सॉरी, लूप्स, हाँ फोर लूप्स भी सब में अवेलेबल है, बट एक जेनरिक कॉन्सेप्ट लूप्स, फंक्शंस, क्लास, ये सारी चीज़ें लगभग लगभग सेम फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर हम फ्रंट एंड में देखते हैं तो फ्रेमवर्क भी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सेम शेयर करते हैं। और जैसा देखते हैं कि कस्टम एलिमेंट्स, बनेगा कि एलिमेंट्स, कस्टम एलिमेंट्स जिसको अगर हम एंगुलर, रिएक्ट या व्यू किसी में भी देखें तो कस्टम एलिमेंट्स आप बना सकते हो। तो कस्टम एलिमेंट एक जेनरिक कॉन्सेप्ट है, तीनों में तरीका अलग है, लेकिन कस्टम एलिमेंट एक कॉन्सेप्ट तीनों में रहता है। शैलो डॉम, हाँ वर्चुअल डॉम वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हाँ डॉम किस तरीके से वर्क करता है, एच टी एम एल टेम्पलेटिंग, तीन बाकी फ्रेमवर्क कैसे करते हैं, और ई एस मॉड्यूल्स में कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, जेनरिक कॉन्सेप्ट है, जिनको हमें डीप लर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम फ्रेमवर्क स्विच करेंगे तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं कि इसमें कंक्लूजन है द फ्यूचर ऑफ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, और वाकई में ये बहुत फास्ट चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में कि हम स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम ए मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपर। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कोड चीज़ें हैं, जो जेनरिक चीज़ें हैं, वो अभी भी अपडेट नहीं हुई हैं। आज से 10 साल पहले जब रिएक्ट, एंगुलर, व्यू ये इतना पॉपुलर नहीं थे, या जैसे उनका स्टार्टिंग था, व्यू तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, वो जेनरिक कॉन्सेप्ट उस टाइम भी चल रहे थे, रेलेवेंट थे, और आज भी रेलेवेंट है। हाँ, चीज़ें एडवांस हुई हैं, चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, और बट वो जो जेनरिक कॉन्सेप्ट थे वो अभी भी वहीं पर हैं, और वो जेनरिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो उस जेनरिक कॉन्सेप्ट का जो सेकंड है, इसको हम एक तरीके से देख सकते हैं, एक तरीके का रोड मैप है कि आप फ्रंट एंड डेवलपर किस तरीके से बन सकते हैं। और जैसा हमने बात की है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या फिर एक किसी फ्रेमवर्क को लर्न कर लेना नहीं है, बल्कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पूरा एक इंजीनियरिंग है। हाँ, तो आप एचटीएमएल सीख के एक इंजीनियर नहीं बन सकते, बट फ्रंट एंड डेवलपर का जो एक थॉट होता है वो ब्रॉडर है, वो एक फ्रेमवर्क या एक लैंग्वेज या कुछ दो चार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद नहीं, क्योंकि आप पूरा एक, अभी इन दिनों में फ्रंट एंड को लेकर कई बार लोगों का एक वो पुराना मिथ रहता है, जहाँ वो कहते हैं कि हाँ उसमें डिजाइनिंग वगैरह है, वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो एक पार्ट है, यूआई यूएक्स फ्रंट एंड का एक पार्ट है, जो जिसको हम स्टाइलिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट उसका प्रोग्रामिंग है, फंक्शनैलिटी है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्रंट एंड का आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट है, और उसको प्रोडक्शन ग्रेड आपको डेवलप करना है कि वो प्रोडक्शन में किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से वर्क कर पाए, तो फ्रंट एंड के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं इस रोड मैप को। तो हम इसको शुरुआत करेंगे फ्रंट एंड में, जैसा कि इंटरनेट है, तो आपको इंटरनेट के बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना है। ऐसा नहीं है कि आप इनको लर्न करें तब आगे बढ़े, नहीं, इनको पैरेलली आप लर्न करते चले जाए, किसी की एचटीटीपी क्या है, डोमेन नेम क्या होते हैं, होस्टिंग कैसे होती है, क्योंकि फ्रंट एंड में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ग्रेड, अगर आप बस एक प्रोजेक्ट को बना दे रहे हैं, उसको आप डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, आप उसको एंड टू एंड सपोर्ट कर सकें, तो ये सारी चीज़ें साथ में इम्पोर्टेंट है सीखने के। फिर हम देखते हैं कि एच टी एम एल बहुत ही बेसिक और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। एच टी एम एल के अंदर बेसिक सिंटैक्स हैं, फॉर्म्स वैलिडेशन पॉपुलर है, एसईओ बेसिक्स वगैरह भी आते हैं, कई सारी कंपनियां सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस करती हैं। तो एच टी एम एल के अंदर ये इतना इनको एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सी एस एस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टम डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग इम्पोर्टेंट है, उसकी डिमांड है कंपनियों में। तो उसमें आप बेसिक्स और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की, अभी हमारे स्क्रीन के साइज़ डिफरेंट हैं, टैब है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स है, तो ये इसके कोर
पार्ट्स हैं सीएसएस के। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट मिलता है, जहाँ पर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए एज अ प्रोग्रामिंग। डॉम मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉम मैनिपुलेशन हम देख रहे थे कि jQuery के टाइम डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू ही सारा काम होता था, लेकिन आज भी डॉम मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेमवर्क ने बहुत सारा abstraction तो दिया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसे एज केसेस रहते हैं जहाँ पर फ्रेमवर्क प्रॉपरली एक्सपेक्टेड तरीके से वर्क नहीं करते हैं, और आपको कुछ कस्टमाइज फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको डॉम मैनिपुलेशन वहाँ करना होगा। एपीआई फैचिंग पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप फ्रंट एंड एक स्टैटिक वेबसाइट तो बना नहीं रहे हैं, आप उसको एक कनेक्ट कर रहे हैं किसी बैकएंड से, तो एपीआई का मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट में आप मेजरली इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा। गिट, इसके बारे में जनरली बात नहीं होती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क है, लेकिन गिट चाहे फ्रंट एंड बैक एंड और आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको चाहिए, चाहिए आप जो भी कोड कर रहे हैं आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। और गिट के ही जो क्लाउड वर्जन है वो है गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, और भी हैं AWS एज़ोर के भी अपने पोर्टल्स हैं। तो हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें पैकेज मैनेजर आता है। यहाँ से हम देखते हैं कि थोड़ा सा फ्रेमवर्क का वर्ड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो फ्रेमवर्क नहीं है। यहाँ तक आप नॉर्मल jQuery जैसी लाइब्रेरी को भी यूज करके इजीली अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जब हम फ्रेमवर्क की बात आती है तो ये फ्रेमवर्क पैकेज मैनेजर, नोट पैकेज पे वर्क करते हैं, और वहाँ से आपको पैकेज मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो npm पॉपुलर है, यार्न, pnpm, ये सारे पैकेज मैनेजर हैं। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक फ्रेमवर्क, तो हम यहाँ पूरे ओवरऑल में देखते हैं कि फ्रेमवर्क फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट फ्रेमवर्क है। हाँ, फ्रेमवर्क उसका एक पार्ट है, बट हाँ एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट आप फ्रेमवर्क सीखने के बाद अपने आप को फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक्सपर्ट हूँ। आप हो सकता है रिएक्ट में बहुत अच्छा डेवलप कर लेते हो, लेकिन आप को दूसरी चीज़ें जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आती हैं उनको एक्सप्लोर करना आपके लिए ज़रूरी है। तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में जैसा रिएक्ट, एंगुलर तो पॉपुलर है ही, बट उसके साथ दूसरे फ्रेमवर्क भी अवेलेबल हैं, और इनके अलावा भी और भी फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं। और इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सी एस एस के भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क हैं ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इनको बोला जाता है। सी एस एस के फ्रेमवर्क हैं टेलविंड CSS वगैरह, जिनसे CSS थोड़ा और इजी हो जाता है। ये जो CSS था ये बहुत ही बेसिक था, बट बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। फ्रेमवर्क तो जैसा हमने देखा कि इवोल्यूशन होता है, कि फ्रेमवर्क कुछ टाइम चलते हैं और डेड हो जाते हैं, लेकिन जो उसके कोर और बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत लंबे समय तक रेलेवेंट रहती हैं। CSS का आर्किटेक्चर BEM, इसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन रिसर्च में मेरे को पता चला कि ये ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर करके जो आर्किटेक्चर है CSS का उस पर वर्क करता है। तो कि हाँ, आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी एक बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपको एक प्रॉपर आर्किटेक्चर और पैटर्न को फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी रेलेवेंट हैं, और CSS प्री प्रोसेसर सैस और भी CSS को थोड़ा और इजीली सिंटैक्स देते हैं, सुगर कोड करते हैं, जिससे कि CSS को लिखना, मैनेज करना और इजी होता चला जाता है। आगे चल के हम देखते हैं कि नॉर्मली लोग रिएक्ट, व्यू, एंगुलर वगैरह को देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे पैकेज मैनेजर एक बड़ा सपोर्ट है, और बिल्ड टूल्स एक बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि रिएक्ट में हम देखते हैं तो वो JSX टाइप के कंपोनेंट लिखता है, व्यू जेएस की अपनी फाइल होती है डॉट व्यू। एंगुलर में देखते हैं तो उसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर को लेकर सारी फाइलें डिफरेंट होती हैं, और उसके अपने भी सिंटैक्स होते हैं, NG, इफ वगैरह, जो उसके डायरेक्टिव्स होती हैं, जिनको नॉर्मली डायरेक्ट वे पे ब्राउज़र नहीं समझता है, क्योंकि ब्राउज़र HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को समझता है। तो ये मॉड्यूलर बिल्डर, बंडलर्स, टास्क रनर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके उस व्यू, रिएक्ट या एंगुलर के
कोड को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करती हैं, क्योंकि वही ब्राउज़र के लिए रेलेवेंट है और वो उसको अंडरस्टैंड करता है। तो इस तरीके से ये उनके बिल्ड वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। हाँ, ESLint और प्रिटियर जावास्क्रिप्ट जैसे हम जानते हैं वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो कंपाइल नहीं होती है, बट जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर, मीनिंग यहाँ पर वो कंपाइल नहीं हो रही है, यहाँ पर उसका एक स्टैटिक कंपाइलर्स है कि जहाँ इस कोड के अंदर कुछ एरर्स या उस कोड एक प्रॉपर फॉर्मेट में है नहीं है, तो उनके लिए ये फॉर्मेटर्स और लिंटर्स यूज होती हैं। अच्छा है, आप इनको इनको यूज करना चाहिए, इससे आपका कोड का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। फ्रंट एंड टेस्टिंग के बारे में लगभग कोई ही बात करता होगा, लेकिन फ्रंट एंड एप्लीकेशन को भी प्रॉपर टेस्टिंग सपोर्ट चाहिए, और जेस्ट वगैरह काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी और पैकेज हैं जो जिससे आप फ्रंट एंड के ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी फ्रंट एंड के जो सॉरी, फ्रंट एंड का जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको वाकई में एप्लीकेशंस या ऐप बोला जाता है, उनको जस्ट सिंपल एक वेबसाइट नहीं बोला जाता। तो एक ऐप है तो उसमें टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें हैं। फ्रंट एंड में नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग इन सब चीज़ों की बहुत बात नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही जेनरिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, JWT के बेसिस पे, OAuth के बेसिस पे, सेशन के बेसिस पे, ये एक बहुत ही जेनरिक कॉन्सेप्ट है जो कि आज से, जब वेब स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी और आज भी यूज़ होती हैं और आगे भी होंगी। इनके वे चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स वहीं पर रहेंगे, वेब सिक्योरिटी में कॉर्स, HTTPS वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी सारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज वो इन सब चीज़ों को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आप उसको जस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट कर लोगे, आपको वो समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, या फिर अगर आपको उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए होगा तो आप अ, उसको सोच नहीं पाओगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसका प्लानिंग करने में, आप उसका डिज़ाइनिंग करने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। वेब कंपोनेंट में और भी चीज़ें हैं, शैडो डोम और ये सारी चीज़ें हैं, कस्टम एलिमेंट्स हैं, HTML टेम्पलेट्स हैं। ये वेब कंपोनेंट अभी हमने देखा कि ये नए अभी चीज़ें कंपोनेंट्स के बेसिस पे और ज़्यादा ब्रेक हो रही हैं। या जावास्क्रिप्ट के साथ में बहुत सारे लोग उसके इन एडवांस टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है लर्निंग का। सर्वर साइड रेंडरिंग, यहाँ से फिर फ्रंट एंड का गेम और ज़्यादा चेंज हो जाता है। फ्रेमवर्क तक तो वो चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। यहाँ से वो ऐसा लगता है कि अब बैकएंड को वो रिप्लेस कर देगा ओनली फ्रंट एंड। एक एक टाइम था कि फ्रंट एंड की कोई वैल्यू नहीं थी, लोग बैक एंड पे ही सारा काम करते थे और HTML वगैरह भी वहीं करके मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बेसिस पे उसको डिप्लॉय कर देते थे। लेकिन अभी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ने अपने आप को एक्सटेंड करना शुरू किया और वो बैक एंड की बहुत सारी फंक्शनलिटी अपने अंदर ही कंज्यूम कर ले रहा है। तो रिएक्ट नेक्स्ट JS के साथ है, और व्यू नक्स JS के साथ है, एंगुलर यूनिवर्सल के साथ है। इस तरीके से ये SSR है, यह भी इवॉल्विंग स्टेज में है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट JS वगैरह जैसे एप्लीकेशन काफ़ी पावरफुल है इन दिनों में और काफ़ी सारा वर्क उनके अंदर होता है। और API के लिए जो कन्वेंशनल मेथड था वो REST API था, लेकिन अभी GraphQL API काफ़ी पॉपुलर हैं, तो वो भी एक अच्छा पार्ट है फ्रंट एंड में लर्न करने के लिए। इसके साथ में स्टैटिक साइट जनरेटर हैं। हाँ, इनसे आप स्टैटिक साइट जनरेट भी कर सकते हैं, कि नॉर्मली फ्रंट एंड एक रनिंग ऐप माना जाता है, जैसा कि बैक एंड एक रनिंग ऐप है, जहाँ पर चीज़ें वो एक किसी सर्वर पे रन हो रही हैं, लेकिन आप उसको एक स्टैटिकली प्रॉपर उसको जनरेट करके एक नॉर्मल HTML वेबसाइट की तरह भी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और प्रोग्रेसिव वेब ऐप PWA के अंदर यहाँ देखते हैं कि और सारे कॉन्सेप्ट हैं, स्टोरेज है और लोकेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैंसी चीज़ें हमें हैं और लगती हैं। और कुछ भी आप फ्रंट एंड में देखते हो कि किस तरीके से लोकेशन ट्रैकर
या कैमरे का यूज़ हो रहा है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ब्राउज़र बहुत सारी एपीआई हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन में भी जैसे रिएक्ट नेटिव वगैरह, फ्लटर वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा स्कोप है मोबाइल एप्लीकेशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉन वगैरह हम देखते हैं कि जो भी अभी हमें ऐसा कई बार लगता है कि हाँ, हमारा कोई भी जैसे कि एक स्लैक एप्लीकेशन है, उसका एक डेस्कटॉप वर्जन है, तो वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के अंदर रेंडर होते हैं। उसके लिए कोई एक पुराना जो डेस्कटॉप का लैंग्वेज यूज़ नहीं होते, जिस तरीके से डॉट नेट या सी शार्प वगैरह यूज़ होती थी, बट वो नहीं होती हैं अभी, वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू रेंडर हो जाती हैं इजीली। हाँ, और भी ये आगे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, और ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जेनरिक हैं, जो आज से 10 साल पहले भी चलती थी, अभी भी चलती हैं, और आगे काफ़ी लंबे समय तक ये रेलेवेंट रहेंगी। हम देखते हैं ये फ्रेमवर्क अपडेट होते रहते हैं, सीएसएस के फ्रेमवर्क अपडेट होते रहते हैं, नए आर्किटेक्चर आते हैं, नए बिल्डर्स आ जाते हैं, बट ऑलमोस्ट उनका अगर हम वर्क देखें, फंक्शनैलिटी देखें, वो लगभग सेम रहती हैं चीज़ें एक साथ। कई बार एक सिंगल बिल्डर, जैसे इन दिनों में देखते हैं बन.जेएस है, वो अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें इन बिल्ड लेके आता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एक एक पर्टिकुलर टूल अपने साथ बहुत सारी फंक्शनैलिटी कंसिस्ट कर लेता है, तो बट उनके वर्किंग ऑलमोस्ट सेम रहती है, और जो उनके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम कह सकते हैं, वो सेम रहती हैं। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा अभी आपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और कोई किसी फ्रेमवर्क को एक्सपर्टाइज कर चुके हैं, तो आप इस तरीके से और भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप फ्रंट एंड में और भी कौन सी चीज़ें इस लिस्ट में बची हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक फाइनल लिस्ट है। ये एक अच्छा रोड मैप है, जो कि मेरे को हाँ, इस वेबसाइट से मिल गया, लेकिन इसके साथ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रंट एंड में डेवलपमेंट करने के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। और यहाँ से जो नेक्स्ट मैं जाना चाहूँगा वो सिस्टम गाइड है, और ये अपना नेक्स्ट स्लाइड भी है कि सिस्टम डिज़ाइन गाइड फॉर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और एक तो रेलेवेंट भी है, क्योंकि ये इसलिए भी रेलेवेंट है, इसके बारे में हम आज नहीं देखेंगे। ये क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि जब आप रियल वर्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो आपके पास कई सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट तरीके से आती हैं, और जिन टॉपिक के बारे में बात किया था उनसे और ज़्यादा ये चीज़ें एडवांस हो जाती हैं, इस तरीके से कि सीडीएन वगैरह ये सारी चीज़ें भी फ्रंट एंड का ही पार्ट हैं। परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये सारी चीज़ें भी उसमें आती जाती हैं। इसमें से कुछ इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक चैट एप्लीकेशन के बारे में आप किस तरीके से डिफरेंट सिनेरियो सोच सकते हो। ए यूज़र कैन डू मल्टीपल चैट विद मल्टीपल यूज़र। तो नॉर्मली आप बेसिक से स्टार्ट करें, और फिर धीरे-धीरे हम इस डिज़ाइन पैटर्न के बारे में भी देखेंगे, फ्रंट एंड डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, जो था कि व्हाट इज़ द फ्रंट एंड व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय।